हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे स्टैटिक जीके की सीरीज के अंदर। चैप्टर नंबर 10 हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो 9 चैप्टर हैं आपको मेरी इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर उसका जो लिंक है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। ऐसे तो पूछने के लिए दुनिया भर के सुपरलेटिव्स हमसे पूछे जा सकते हैं, बट ऐसे सुपरलेटिव्स जो कि एग्जाम में आने योग्य हैं या फिर आ चुके हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो ये दो पार्ट में आपका चैप्टर कवर करा जाएगा। ये है इसका पार्ट नंबर 1। चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक काम आप लोग मेरे लिए कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट कि मुझे आइडिया रहे कि आप में से कितने लोगों को इन वीडियोस का फायदा मिल रहा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which among the following is the longest highway tunnel in the world? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? ज्यादातर लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में, जो कि समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट के ऊपर आपको देखने के लिए मिलती है। भारत के अंदर नाम है इसका अटल टनल। याद रखिएगा। तो ये जो हिमालयाज के अंदर पीर पंजल वाला एरिया है ना, उसके पूर्वी दिशा में आपको एक पास पड़ता है जिसको हम कहते हैं रोहतांग पास। ये यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। आप में से अगर कोई हिमाचल गया हो तो आपने भी शायद इसका एक्सपीरियंस लिया हो। तो याद रखिएगा, अटल टनल वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल के रूप में आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, अटल टनल रिड्यूस करती है डिस्टेंस बिटवीन लेह एंड किसके बीच की दूरी को 46 किलोमीटर से। अभी जिस अटल टनल के बारे में हमने पीछे जाना ना कि वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, तो उसको लेकर एक फैक्ट आपसे पूछा जाता है कि पहली चीज, ये किस किस को कनेक्ट करती है? ये लेह को कनेक्ट करती है किससे? मनाली से। ठीक है। अब ये लेह और मनाली की जो दूरी है ना, एक्चुअल जो दूरी हुआ करती थी, उसको ये रिड्यूस करती है 46 किलोमीटर से। पहले वरना घूम के जाना पड़ता था। पहला जो रास्ता हुआ करता था लेह से मनाली की तरफ, वो लगभग 116 किलोमीटर का हुआ करता था। और जब ये आपकी टनल आपकी लाई गई, तो इसने इस रूट को सिर्फ 71 किलोमीटर का छोड़ा। 3 से 4 घंटे आवर्स का समय जो पहले ज्यादा लगा करता था, उसको कम करा गया। तो ये किस किस को कनेक्ट करती है? लेह और मनाली के बीच की दूरी को कितना किलोमीटर से कम कर रही है? 46 किलोमीटर से कम कर रही है। तो बड़ी चीज है। ठीक है। फिर से अटल टनल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्होंने सवाल पूछा है कि अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस। ये जो अटल टनल है वो निम्नलिखित में से किस हिमालय श्रृंखला पर बनी है? अभी पीछे बताकर आया था ना, पीर पंजल का जो पूर्वी भाग है, यानी कि ईस्टर्न पीर पंजल रेंज पर आपको ये टनल नजर आएगी। ठीक है। रोहतांग पास के अंदर ये इस रेंज को कट करके आपकी बनाई गई है। और पीर पंजल रेंज की यहाँ पर बात हुई है। कल को अगर आपसे पूछा जाए कि दिए गए 4 विकल्प में से बताइए कि पीर पंजल जो रेंज है वो कौन से हिमालयाज का, जैसे हिमालयाज के बाइसेक्शन होता है ना, हम अपर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज की बात करते हैं, तो ये लेसर हिमालयाज के अंदर आपको पीर पंजल रेंज नजर आएगी। ठीक है। इस बार इस सवाल के अंदर फिर से इन्होंने अटल टनल से रिलेटेड सवाल पूछा है कि ये जो आपकी टनल है इसकी टोटल लेंथ कितनी है? लेंथ अभी मैंने आपको नहीं बताई थी, तो अब आप इस सवाल के जरिए याद रखिएगा कि इस टनल की टोटल लेंथ है 9.02 किलोमीटर। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये जो अटल टनल है इसको बताइए कि इसको कब ओपन करा गया था? तो 4 अक्टूबर 2020 में इस टनल को ओपन करा गया था। हमारे पूर्व भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसको रखा गया है। लगभग 10 मीटर की इसकी आपको चौड़ाई देखने के लिए मिलेगी और 9.02 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेम द मॉस्क इन भोपाल नोन एज द क्राउन ऑफ द मॉस्क्स एंड ऑल्सो लार्जेस्ट इन इंडिया। आप लोगों को मैंने कई प्रकार के जो टाइटल्स होते हैं वो डिस्कस कराए हैं अपने स्टैटिक जीके के दूसरे पार्ट के अंदर, जहां पर मैंने आपसे कहा था कि बताइए कि क्राउन ऑफ मॉस्क के नाम से किसको जाना जाता है, या फिर ये जो क्राउन ऑफ मॉस्क है जिसको जो नाम है वो, चलो पहले आपको बता देता हूं, ताज उल मस्जिद। इसकी लोकेशन कहां पर है? तो लोकेशन आपको ये भी याद रखना है कि भोपाल के अंदर लोकेटेड है। ठीक है।
तो इंडिया के अंदर ये लार्जेस्ट है। कल को अगर ये पूछ ले आपसे कि भाई लार्जेस्ट मॉस्क बताइए भारत के अंदर, तो आपको इसमें भोपाल के अंदर नजर आने वाली ताज उल मस्जिद का ही नाम याद रखना है। उसके अलावा अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाए कि बताइए कि थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क एशिया की कौन सी है, तो उसमें आपको इसी ताज उल मस्जिद का नाम याद रखना है। तो मुगल समय की जो आर्किटेक्चर है, डोम्स वगैरह और उनके जो मिनारेट्स हैं, वो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। अब एक और सवाल मैं यहां पर आपसे पूछूंगा कि जिस ताज उल मस्जिद की हम भोपाल के अंदर बात कर रहे हैं, बताइए कि किसके अंडर में बनवाया गया था और कब बनवाया गया था। तो ये 20th सेंचुरी की एक कंस्ट्रक्शन है, जो कि जो बेगम सुल्तान जहां थी, बेगम सुल्तान जहां, इनके अंडर में इसको बनवाया गया था। महिलाओं के प्रेयर हॉल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, मदरसे नजर आएंगे, तो ताज उल मस्जिद से रिलेटेड ये बातें याद रखेंगे। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म इन चार में से आपको बताना है। तो अगर कभी भी ये सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसमें आपको हुबली का नाम याद रखना है भाई। हुबली जंक्शन या फिर हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म इसको हम बोलते हैं। इसकी टोटल जो लेंथ है वो लगभग 1507 मीटर है, और इस वजह से ये हमारे देश का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाता है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड हुआ करता था ना, वो गोरखपुर के पास था, लेकिन फिर ये तैयार करा गया और इसमें इसने ये टाइटल लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया का अपने पास रख लिया। 2023 में इसको ओपन करा गया था, हुबली प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, सुना होगा आपने ये। तो ये पूछ रहे हैं कि इंडिया की लार्जेस्ट इन चार विकल्प में से जो बटरफ्लाई है वो कौन सी है। तो इसका कल को हो सकता है ये आप लोगों से साइंटिफिक नेम भी पूछ ले, वैज्ञानिक नाम आपसे पूछे जाते हैं ना, तो हो सकता है ये आपसे सीधे सीधे ये ना पूछें कि लार्जेस्ट बटरफ्लाई आप बताइए इंडिया की। आपसे ये सोच ले पूछ लेंगे कि बताइए कि इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो इसमें आपको ट्रोइडस, मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रोइडस आइकस, ये इसका साइंटिफिक नाम है, और इसको कहा जाता है गोल्डन बर्ड विंग। इसे याद रखना है। तो इंडिया के अंदर पाए जाने वाली जो बटरफ्लाई स्पीशीज है उसमें ये लार्जेस्ट रूप में आपको नजर आएगी। हिमालयन रेंज के अंदर ये पाई जाती है, इसको आपको याद रखना है। हिमालयन बटरफ्लाई नेम्ड गोल्डन बर्डविंग इज इंडियाज लार्जेस्ट, ये अभी हमने पीछे जान लिया था। व्हाट इज द विंग स्पैन ऑफ दिस बटरफ्लाई, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि इस बटरफ्लाई का जो एक पंख है उसकी आप लोग बताइए कि स्पैन कितना है। तो उसको लेकर आपको नैनो मिलीमीटर में इसको याद रखना है, ये रहेगा 194 मिलीमीटर। पूछ सकते हैं, ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सभी लोगों को पता होगा, मुझे लगता है कमी लोगों को इसके बारे में ना पता हो। भारत रत्न, जिसको कब गठित करा गया था, 1954 में गठित किया गया था, इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर कोई भी व्यक्ति कला के क्षेत्र में, लिटरेचर, साइंस या फिर पब्लिक सर्विस में अपना योगदान देता है, एक्सेप्शनल योगदान देता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपसे अगर इसका एक और सवाल मैं यहीं पर पूछूं कि बताइए कि ये जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसका सिलेक्शन किसके द्वारा करा जाता है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा सिलेक्शन किया जाता है कि किसको ये भारत रत्न दिया जाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होती है। तो ये आपको भारत रत्न रिलेटेड बात याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज नहीं रखना है आपको, अपने आप को कुंचिफल वाटरफॉल आपको याद रखना है। इसी कुचिकल फॉल से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये कौन से राज्य के अंदर है, तो इसको आपको कर्नाटक राज्य में याद रखना है। अब ये ऊंचा है तो कितना ऊंचा है, तो इसको लेकर याद रखेंगे कि 455 मीटर का वाटरफॉल है। इसके अलावा ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो वाटरफॉल का पानी है, ये बताइए कि ये कौन सी रिवर के पानी से ये वाटरफॉल बनता है। तो आपको इसमें रिवर का नाम याद रखना है, वारही रिवर का नाम। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको, कुचिकल फॉल को। कुचिकल फॉल इज क्रिएटेड बाय वारही रिवर इन द स्टेट ऑफ,
अब आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को नहीं कर पाएगा। कर्नाटक राज्य के अंदर मैंने बताया था ना कौन सी रिवर थी, आपकी वराही रिवर। ठीक है, चलिए। विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको इन चार विकल्प में से पूछा है। भी एक अच्छा सवाल है। तो आपके नेशनल पार्क रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेशनल पार्क वाले स्टैटिक के टॉपिक के अंदर भी कराऊंगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव्स की बात हो रही है तो नेशनल पार्क सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? तो लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ आपका हेमिस नेशनल पार्क को आपको लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया की कैटेगरी के अंदर डालना है। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन कहां पर है, तो जो लेह डिस्ट्रिक्ट है ना किसका, लद्दाख का, वहां पर ही आपका लोकेटेड है। एक और सवाल पूछ लेंगे कि बताइए इसको कब स्थापित करा गया था, तो 1981 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। यहाँ पर हाई डेंसिटी होती है, स्नो लेपर्ड के लिए काफी फेमस है, स्नो लेपर्ड यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये बातें आपको नेशनल पार्क, हेमिश नेशनल पार्क से रिलेटेड याद रखनी है। हेमिश नेशनल पार्क की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं। आप देखो इस सवाल को आंसर करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी ना, आपको पता चल गया कि लद्दाख के अंदर लोकेटेड है और इंडिया का ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंडस्टोन केव कॉल्ड क्रेमपुरी विच इज 24,583 मीटर लॉन्ग। इसकी लोकेशन बताइए कहां पर है। तो देखो सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव का नाम क्या है, तो उसका नाम है क्रेमपुरी। दूसरा सवाल जो कि इन्होंने आपसे पूछा है कहां पर लोकेटेड है, भारत के अंदर लोकेटेड है, और भारत के कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, ये मेघालय राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो इसको याद रखिएगा, मेघालय की जो खासी हिल्स है ना, उन खासी हिल्स का जो ईस्टर्न भाग है, ईस्ट खासी हिल्स में ही आपको जो केव है वो लोकेटेड नजर आएगी। यहाँ पर एक गांव पड़ता है उसका नाम है लेत्सुम, लेत्सुम। इस लेत्सुम गांव में ये आपकी केव देखने के लिए मिलती है। डायनासोर के एरा से इसको बताया जाता है। मेघालय लोकेशन है, क्रीमपुरी इसका नाम है। विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? ये आपके हर वनडे एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका सवाल है। ये मजुली आइलैंड के बारे में आप लोगों को यार याद रखना है। मजुली जो कि कहां पर लोकेटेड है भाई, असम के अंदर लोकेटेड है। ये रिवर के ऊपर लोकेटेड एक आइलैंड है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवर के ऊपर लोकेटेड। ठीक है, तो यूनेस्को की टेंटेटिव साइट्स में इसको आपका मतलब लिखा गया है, इसको डाला गया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवरन आइलैंड जो कि हमारे असम राज्य के अंदर है, जिसका नाम मजूली आइलैंड अभी हमने जाना था। ये पूछ रहे हैं कि वो आइलैंड एक्चुअली में है कौन सी नदी के ऊपर, तो ये नदी है, ये नदी के ऊपर एक आइलैंड है। अभी मैंने उस मजोली आइलैंड को आपको बता दिया कि भाई ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर वाला आइलैंड है। ये असम राज्य के अंदर पड़ता है और वहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये आपका लोकेटेड है। तो ये आपको एक चीज याद रखनी है कि कौन सी नदी पर ये लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट रिवर बता दीजिए भी। मुझे लगता है सभी लोग इसका आंसर कर देंगे। हमारी जो गंगा मैया है वो लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में हमारे देश के अंदर जानी जाती है। उसकी टोटल लेंथ आपको पता होनी चाहिए, ये रटी हुई होनी चाहिए सबको। 25 किलोमीटर। जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया वाला टॉपिक हमने कवर किया था, वहां पर गंगा रिलेटेड जो ये वाले सवाल आए थे उस पर हमने इस पर चर्चा करी थी। एक सवाल वहां पर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, यहां पर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि गंगा नदी की जो ओरिजिनेशन है वो कहां से होती है, तो वो होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर वहां से निकल कर ये इंडो गैंगटिक प्लेन से होकर गुजरती है। गंगा नदी की इन्होंने लेंथ पूछ लिया, अभी पीछे बताकर आया था 25 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, जो कि आपको गंगा नदी की टोटल लेंथ नजर आती है। ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा इन इंडिया? देखो जब हमारी गंगा नदी की बात आती है तो गंगा नदी जाकर बे ऑफ बंगाल में एग्जिट करती हैं और वहां पर एक डेल्टा बनाती हैं, है कि नहीं? अब इन्होंने पूछा है वो नदी जो बिना डेल्टा की है और वो लार्जेस्ट रिवर के रूप में जानी जाए, तो ये है नर्मदा नदी। नर्मदा को लेकर आपको पता है कि ये वेस्ट साइड में आपका फ्लो करती है और वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो आपकी क्या बनाती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं, ना कि डेल्टा बनाती हैं। तो ये अरेबियन सी के अंदर जाकर मिलने वाली है। नर्मदा नदी का जो ओरिजिनेशन, ओरिजिनल ओरिजिनल बोल रहा हूं, जो ओरिजिन है
जहां से ओरिजिनेट होती है वो मध्य प्रदेश है, फिर ये गुजरात से होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया? अभी मैंने आप लोगों को लॉन्गेस्ट रिवर बता दिया, वेस्ट साइड में फ्लो होने वाली जो लार्जेस्ट रिवर है उसके बारे में बता दिया। अब मैंने पूछा है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होती है जो कि मेजर रिवर से जाकर आपकी मिल जाती हैं? तो ये आपको याद रखना है यमुना नदी के बारे में, जो कि हमारे देश की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 1375 किलोमीटर के आसपास है। ये आपको याद रखना है। यमुना रिवर की जो ओरिजिनेशन है वो हमें कहां पर देखने के लिए मिलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुनोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड के आपका अंदर पड़ता है। फिर ये आपकी गंगा से जाकर कहां पर मिलती है ये भी आपको पता होगा, ये प्रयागराज के अंदर जाकर गंगा के साथ मर्ज होती हैं। द लार्जेस्ट स्टेट एरिया के टर्म्स में अगर भारत का आपसे पूछा जाए, सभी लोग आंसर कर देंगे राजस्थान हमारे देश का क्या है? लार्जेस्ट स्टेट है। एरिया वाइज अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, कई सारे इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि थार डेजर्ट इस राज्य को डोमिनेट करता है। अरावली रेंज भी आपकी इसी राज्य के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर पड़ता है और भारत के भी कई सारे राज्यों के साथ इसका बॉर्डर आपको नजर आएगा। द लार्जेस्ट स्टेट बाई पॉपुलेशन, अब संख्या लोगों की देख के आपको बताना है, यानी कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत के अंदर जो लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है? तो उसमें उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है भाई, लगभग 240 मिलियन लोग आपको उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आएंगे। तो ये भी आपका एक कॉमन सा सवाल है जो कि आपको देखने के लिए मिलता है। कौन सा इन चार विकल्प में से लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का? अगर आप एरिया के दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में आपको सवाल पूछा जाए तो आपको उसमें लद्दाख का नाम याद रखना है। लद्दाख, जिसको आप सभी को पता है 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। बाकी सारे यूटी से ये आपका एरिया वाइज लार्जर है। इसके अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो पता है, एक तो मैंने लेह डिस्ट्रिक्ट के ऊपर अभी पीछे बात कर ली थी आपसे, बाकी जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपका इसी लद्दाख के अंदर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैनल इन इंडिया? सबसे बड़ी नहर सभी लोगों को रटा हुआ होगा, इंदिरा गांधी कैनल या फिर इंदिरा गांधी नहर हमारे देश की लॉन्गेस्ट कैनल के रूप में जानी जाती है। लेंथ के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 650 किलोमीटर आपके इस इंदिरा गांधी कैनल की लेंथ है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो लार्जेस्ट कैनल है इंदिरा गांधी कैनल, ये अपना जो पानी उठाती है वो बताइए वो कहां से उठाती है? इस जगह का नाम बताइए जहां से ये अपना पानी लेकर आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये हरिके बैरेज से अपना पानी उठाकर आपका पंजाब, हरियाणा और थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान तक पानी को लेकर जाने का काम करती है, सिंचाई को काफी सपोर्ट करती है, याद रखेंगे। इंदिरा गांधी कैनल अपना पानी कहाँ से और कौन सी नदी से लेती है? अभी मैंने पीछे आपको हैरी के बैरेज के बारे में बताया था ना। ये जो हैरी के बैरेज है ना, ये आपका दो नदियों के संगम से बनता है। इसमें आपको नजर आएंगे सतलुज एंड ब्यास। तो इन दोनों नदियों से अपना ये पानी कैरी करके आपका आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट जो है वो किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, जो कि इन्होंने यहाँ पर आपको चार में दिया है। देखो, जब कभी भी इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट के पर्पज को लेकर पूछा जाए तो राजस्थान का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इरिगेशन की बात हो, ड्रिंकिंग की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, इंदिरा गांधी पैनल आपका प्रोजेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान अदा करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है राजस्थान का फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये आपका इसमें सही रहेगा। ठीक है। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम? भारत का सबसे लंबा बांध आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा लॉन्गेस्ट डैम। लॉन्गेस्ट डैम मतलब लंबाई में, इसकी लंबाई है भाई लगभग 25.8 किलोमीटर की। इतना लंबा डैम है तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट डैम बन जाएगा। ये नाम है इसका हीराकुंड डैम, याद रखिएगा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 1947 से इसकी शुरुआत हुई थी बनाने की और 1957 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करा गया था। इरिगेशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए और पावर को जनरेट करने के लिए ये डैम आपका यूज करा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि ये जो हीराकुंड डैम है बताइए कि वो कौन सी नदी पर लोकेटेड है, तो आपको इसमें
महानदी रिवर का नाम याद रखना है जिस पर ये आपको लोकेटेड नजर आएगा। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम इज एस्टेब्लिश्ड, सभी को भी मैंने पीछे बता दिया। महानदी के ऊपर आपका ये हीराकुंड डैम जो कि हमारे देश का लॉन्गेस्ट डैम है, ये आपका नजर आएगा। इसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो लगभग 350 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करी जाती है। फ्लड कंट्रोल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, याद रखेंगे। ठीक है। हीराकुंड डैम जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, पूछा जा रहा है कि बताइए ये है कौन से राज्य के अंदर, तो इसकी लोकेशन आपको उड़ीसा राज्य याद रखनी है भाई। हीराकुंड डैम उड़ीसा राज्य के अंदर है, और उड़ीसा के अंदर एक जगह पड़ती है सांबलपुर। यहां से एक्चुअली में ये शुरुआत होता है, फिर ये आपका लेंथ वाइज काफी चीजों को कवर करता है। द हाईएस्ट डैम, इस बार मैंने आपसे पूछा है सबसे ऊंचा बांध जो कि हमारे देश का आपको सुनने मिलता है, वो है टिहरी डैम। टिहरी डैम जिसकी लोकेशन आपको उत्तराखंड के अंदर नजर आएगी। एक ये रॉक फिल्ड एम्बैंकमेंट से तैयार करा गया आपका एक डैम है। इसी कौन सी नदी पर बनाया गया है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भागीरथी रिवर पर आपका ये टिहरी डैम लोकेटेड है, जो कि टॉलेस्ट डैम है। इसकी टॉलेस्ट यानी कि ऊंचाई की अगर बात करी जाए तो ये 260.5 मीटर ऊंचाई का ये डैम है। 2006 में इसको कंप्लीट कराया गया था, और फिर ये उत्तराखंड के अंदर काफी बड़ी लगभग 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है। टिहरी डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है, अभी पीछे बताकर आ गया मैं इसको कि भागीरथी रिवर पर इसको बनाया गया है। भागीरथी जो कि गंगा नदी की क्या है, एक सहायक नदी है ना। ये बातें पता होंगी आपको। टिहरी डैम की लोकेशन उन्होंने पूछी है कौन से राज्य में, अभी हमने पीछे जाना था कि उत्तराखंड में आपका ये टिहरी डैम आपको लोकेटेड नजर आएगा। ये न्यू टिहरी टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका ये डैम आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो रीजन है ना, इसको जब उत्तर प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन करा गया था 2000 के अंदर, तो उसके जरिए फिर ये आपका हिमालयन के फुट हिल्स पर आपको सराउंड होते हुए नजर आता है। उत्तराखंड में ये आपका पड़ता है। लॉन्गेस्ट बीच, समुद्र तट का सबसे लंबा आपको नाम बताना है भाई भारत के अंदर, तो इसमें मरीन बीच आपको याद रखना है भाई। मरीना बीच लोकेशन कहां पर है, सभी इसको भी याद रखेंगे, ये चेन्नई में है भाई। अब आप पूछेंगे कि अच्छा ये सबसे लंबा है, तो कितना लंबा है, ये 13 किलोमीटर लंबा आपको लॉन्गेस्ट अर्बन बीच नजर आएगा। गोल्डन सैंड यहाँ पर नजर आती है, उसको लेकर ये काफी फेमस है। तो ये है मरीना बीच। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द लॉन्गेस्ट बीच, अब देखो ये मैं ऑलरेडी बताकर आ गया कि कौन से शहर में ये लॉन्गेस्ट बीच भारत का जिसको हम मरीना बीच के रूप में जान रहे थे वो आपका पड़ता है चेन्नई। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई है, मतलब तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। किसकी साइड में पड़ता है, ये आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी वाली साइड पे पड़ता है, ये भी हो सकता है आपसे कल को पूछ लें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट आपके इस बीच पर कराए जाते हैं, जैसे कि पोंगल का त्योहार यहाँ पर बहुत बड़े रूप में सेलिब्रेट होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं इस मरीना बीच पर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे बताइए भाई। शायद आप में से काफी लोगों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है, NH44 हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी टोटल लेंथ अगर आपसे पूछी जाए 3745 किलोमीटर लगभग इसकी टोटल लेंथ है, जो कि इसको हमारे देश का सबसे लंबा हाईवे बनाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है हाउ मेनी नेशनल हाईवेज वर मर्ज्ड टू फॉर्म नेशनल हाईवे 44। अभी जिस नेशनल हाईवे 44 के बारे में हमने ये जाना कि भाई ये हमारे देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके अंदर कई सारे नेशनल हाईवेज को मर्ज करा गया। अब वो नेशनल हाईवेज का आपको नंबर आप लोगों को पता अगर होना है तो ठीक है। नेशनल हाईवे 2 को इसके अंदर मर्ज करा गया, 3 को इसके अंदर मर्ज करा गया, 7 को इसके अंदर मर्ज करा गया, 15 और 24, ये कितने हो गए, 5 हो गए। लेकिन दो और याद रखिएगा, इसमें 125 नेशनल हाईवे, 50 नेशनल हाईवे को भी मर्ज करा गया, और एक नेशनल हाईवे जो 1A है इसको भी मर्ज करा गया। तो ये कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 हाईवेज को मर्ज करके नेशनल हाईवे 44 इसको आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो आप ऐसे मान लीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर से ये स्ट्रेच करके पहुंचता है तमिलनाडु तक, इन सभी हाईवेज को मर्ज कराते हुए। ठीक है।
NH44 कनेक्ट करता है श्रीनगर को पश्चिम में, और बताइए किसको साउथ में। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर से तमिलनाडु तक जा रहा है, तो वहीं पर आपको साउथ में नजर आएगा कन्याकुमारी। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा, जहां पर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक टोटल जो लेंथ है वो 3745 किलोमीटर की लगभग आपको इसमें इस नेशनल हाईवे 44 की देखने के लिए मिलती है। डिस्टेंस वाइज विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडिया? भाई ऐसी ट्रेन जो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाने वाली जो विवेक एक्सप्रेस है वो लॉन्गेस्ट ट्रेन है हमारे देश के अंदर। लगभग 4.5 किलोमीटर, 4,500, मतलब ऐसे मान लीजिएगा कि 4.1 से लेकर 4.3 के किलोमीटर तक टोटल लेंथ। ये के मतलब हजार है, तो 4100, यानी कि 41, तो चलो लिख देते हैं 4100 से लेकर 4300 किलोमीटर तक आपको ये टोटल विवेक एक्सप्रेस की जो कवरेज है वो देखने के लिए मिलती है। लगभग 75 घंटे लगते हैं इसको ये कवर करने में, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है सभी को पता है ना, ये असम में है। और कन्याकुमारी का बारे में आपको पता ही, अभी मैंने पीछे भी बताया था, तमिलनाडु में है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे जो छोटा राज्य है हमारे देश के अंदर वो कौन सा है भाई? गोवा का आंसर कर देंगे। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला ये एक राज्य है, और सब लोग यहाँ पर पार्टी करने जाते हैं। वाइब्रेंट बीच कल्चर और टूरिज्म के लिए फेमस है ये। ठीक है, पणजी इसकी कैपिटल है। द स्टेट विद द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, वो राज्य जिसमें आपको सबसे कम जनसंख्या नजर आएगी, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है भी हमारे देश के अंदर। 2011 के सेंसस के अनुसार लगभग, नंबर मेरे को नहीं पता है, मैं भूल रखा हूं, तो सबसे कम पॉपुलस स्टेट के रूप में ये आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, 86 लोग आपको इसके पर किलोमीटर में, पर स्क्वायर किलोमीटर में आपको नजर आएंगे। ये एक डेंसिटी आप याद रख सकते हैं, सिक्किम। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक है? लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर मतलब वो एरिया जिसमें आपको ज्यादा, सबसे ज्यादा मात्रा में जंगल नजर आते हैं, तो उसमें आपको मध्य प्रदेश का नाम याद रखना है भाई। ठीक है, तो ये मोस्ट है इंडिया के अंदर। लगभग आप ऐसे मान लीजिएगा कि अपनी जो टोटल एरिया की कवरेज है उसका 30% इस राज्य के अंदर आपको जंगल ही नजर आएंगे, मध्य प्रदेश। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? ये सभी लोगों को रटा हुआ होगा, गुजरात इसमें आंसर करेंगे। सबसे लंबा समुद्री तट आपको इसके अंदर नजर आएगा, इसकी लेंथ आपको याद होनी चाहिए। 1600 किलोमीटर टोटल लेंथ आपके इस गुजरात राज्य की समुद्र से लगती है, जो कि लगभग हमारे पूरे देश का कोस्ट लाइन का 24% है। कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जैसे कि कुछ पोर्ट में आपने कांडला पोर्ट का नाम सुना होगा, आपने मुद्रा पोर्ट का नाम सुना होगा, वो इसी गुजरात राज्य के अंदर आपको लोकेटेड नजर आएंगे। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात? देखो गुजरात की 1600 किलोमीटर थी, लेकिन एक और राज्य है जिसकी लगभग 1000 किलोमीटर जो लेंथ है वो समुद्री तट से लगी हुई है, वो आपको आंध्र प्रदेश के रूप में याद रखना है भाई। यहां पर आपको कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में, जैसे विशाखापट्टनम है, ये एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। यहाँ पर ककीनाडा, ये एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, वो आपके इसी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। 1000 किलोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेट आप इसकी कोस्ट लाइन आफ्टर गुजरात सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री के रूप में आंध्र प्रदेश को याद रखना है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? टॉलेस्ट स्टैच्यू, आप लोगों को पता है कि 182 मीटर टॉल स्टैच्यू जिसको कहा जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। इसको कब आपका अनवील करा गया था आपको सभी को पता होगा, 31 अक्टूबर 2018 में। ये किसकी है? ये सरदार पटेल जी की है ये मूर्ति। उससे पहले चाइना का एक स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा हुआ करता था, वो था, लेकिन फिर 2018 में जब इसको अनवील करा गया तो ये एक टॉलेस्ट स्टैच्यू बन गया पूरे विश्व का।
द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ, किसका है ये भी मैंने पीछे बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैच्यू था, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाइट आपसे पूछी इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो अभी पीछे बताकर आया था ना, 182 मीटर टोटल इसकी ऊंचाई थी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर इसका आप पेडेस्टल जहां पर ये बना हुआ है ना, उसको भी अगर कंसिडर कर लें तो इसकी टोटल लेंथ 240 मीटर हो जाती है, लेकिन अगर आप स्टैच्यू स्टैच्यू की देखोगे तो ये आपको 182 मीटर याद रखनी है, ये भी क्लैरिटी रखना, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की लोकेशन आपसे पूछी है कि कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड है, तो ये नर्मदा नदी पर लोकेटेड है यार, याद रखिएगा। सरदार सरोवर डैम के पास में आपकी नर्मदा नदी के पर आपका ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसको बनाया गया है। इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो मूर्तिकार हैं, जो स्कल्प्टर है, उनका नाम बताइए। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको राम वांजी सुतार का नाम याद रखना है भाई, जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। तो ये सवाल आपका स्टैटिक फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, राम वांजी सुतार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। देखो भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला आपको पूछा गया है, तो जिलों में आपको कच्छ का नाम याद रखना है भाई, जिलों में लार्जेस्ट जिले के रूप में, ठीक है। लेह छोटा है इससे, ठीक है, वो यूटी का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट सभी लोग आपको बता देंगे, राजस्थान के अंदर आपको लार्जेस्ट डेजर्ट जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट, ये आपका राजस्थान में है, ठीक है। The Thar Desert, also known as the Great Indian Desert, lies towards the western margins of कौन से हिल्स, तो कौन सी पहाड़ियों के वेस्टर्न भाग में आपको ये नजर आता है, तो राजस्थान की बात हुई है, अरावली हिल्स के वेस्टर्न पार्ट में आपको ये ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नजर आएगा। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बहुत ही कॉमन सवाल है, वुलर झील आपको याद रखनी है, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये आपको जम्मू एंड कश्मीर के कौन से जगह पर नजर आएगी, बंदीपोरा, यहां पर ये आपका लोकेटेड है वुलर झील। अब आपसे पूछा जाएगा कि वुलर झील का जो पानी है वो कौन सी नदी से आता है, तो इसमें आप झेलम नदी का पानी याद रखेंगे, ठीक है। विच रिवर इज द सोर्स ऑफ द वुलर लेक, अभी पीछे आपको बता दिया, झेलम रिवर, इसके पानी से ही आपकी लेक तैयार होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहला पार्ट है, इसमें 53 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, बाकी के 53 जो क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो सेकंड पार्ट में हम कवर करेंगे। ये जो क्लास की पीडीएफ है या फिर इन सवालों के जो क्विजेज है वो आप मेरे इस एप्लीकेशन पर एक कोर्स मिल जाएगा स्टैटिक जीके का, उससे एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आप में से अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट वगैरह रहे, तो ये रॉबिन सर जी का मेरा यूजर नेम आप लोग अपने पास सेव करके रख लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, यहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कोई भी बात, कोई भी डाउट, कोई भी अगर आपको यू नो गाइडेंस चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरे इस ऐप पर आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं, इनको एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा। ये है वो स्टैटिक जीके का कोर्स जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें आपको मेरी सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। बाय बाय।